जहां सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए हैं। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिससे आमजन को फायदा पहुंचेगा। तो कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बड़ी खबर, सीएम की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक आयोजित की गई। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी मिली है। सीएम की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर, जहां सीएम की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक आयोजित की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में मौजूद एकल महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर सरकार एक बड़ी योजना शुरू करने की तैयारियां कर रही है। और इसके संबंध में विधानसभा में कैबिनेट की उप समिति की बैठक में योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई बैठक में महिला बाल विकास सचिव चंद्रेश यादव और निर्देशक प्रशांत आर्य मौजूद रहे। योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की एकल महिलाएं यानी कि सिंगल विमेन लाभान्वित होंगी। योजना के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के स्थायी निवासी 21 से 50 वर्ष तक की विधवा, तलाकशुदा, प्रत्यक्ता, किन्नर, अपराध और एसिड अटैक की पीड़ित महिला के अलावा वो एकल महिलाएं जिनके बच्चे अविवाहित या फिर अवयस्क होंगे, उन्हें लाभ मिलेगा। शुरुआत में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 1 साल के लिए लॉन्च की जाएगी। इस दौरान सरकार इस योजना पर 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक की गई। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए और उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे कि उप समिति बनी है। सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वो वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया, ये बोलकर कि मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, तो वहीं उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर रहा है। अब वन विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने मामले की सूचना तत्काल उद्यान विभाग को दे दी है। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारी इस तरह की किसी भी सूचना से साफ इनकार कर रहे हैं। उद्यान विभाग का कहना है कि न तो उन्होंने किसी को आम के पेड़ काटने की अनुमति दी है और न ही किसी व्यक्ति या विभाग ने ऐसी किसी घटना की जानकारी दी। वहीं वन विभाग और उद्यान विभाग की इस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का यह भी कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो एक अब देखिए, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था, पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे।
उत्तराखंड में जल्द लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कानून को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार समेत बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मुद्दे से जनता का ध्यान मोड़ने के लिए इस कानून को लाकर अपनी पीठ स्वयं ही थपथपा रही है, जबकि यूसीसी कानून की जानकारी सरकार को जनता के साथ साझा करनी चाहिए। गोदियाल ने यह भी कहा कि कानून लागू होने के बाद इस कानून के बारे में कांग्रेस अपने विचार रखेगी, लेकिन सरकार को बेरोजगारी, महंगाई को रोकने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। और हम ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या हैं। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार चमोली मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया। करण माहरा का कहना है कि अजदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी चुनाव होता है बीजेपी वहां पर भय का माहौल बनाती है और उससे वोट हासिल करती है। इसके साथ ही वो ऐसा माहौल इसलिए बनाती है ताकि विकास के मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ उपचुनाव के समय अजदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आने से इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो चमोली मामले में करण माहरा का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं उनको तोड़ने, मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करते रही। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। उत्तराखंड में लव जिहाद, थूक जिहाद को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। प्रदेश सरकार इसको लेकर सख्त नजर आ रही है, तो कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है कि ये सब मामले जो सामने आ रहे हैं ये खुद बीजेपी के ही लोग करा रहे हैं। जो भी खाने में थूकने के मामले हैं वो सभी बीजेपी के एजेंट्स कर रहे हैं। इन सब के बीच में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस जो कुछ कह रही है और जिस तरह से तुष्टीकरण कर रही है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन चुकी है। वहीं विनोद चमोली के बयान में पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विनोद चमोली आज जिस विधानसभा से विधायक हैं उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग हैं और ऐसे में विनोद चमोली को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शर्मनाक वक्तव्य है विनोद चमोली जी का और मुझे लगता है कि उनकी विधानसभा के लोगों को इसका अवलोकन ज़्यादा करना चाहिए। ना शुक्र होते हैं विनोद चमोली जैसे लोग, क्योंकि अगर पूरे देहरादून की विधानसभाओं में देखा जाए तो विनोद चमोली जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं उस विधानसभा में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं। यानी कि आज अगर वो विधायक की कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने विधानसभा के उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने इनके लिए वोट किया होगा। और आप जिस तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी तो सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखती है। इसमें कहने और सुनने के लिए कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम तो खुद कहते हैं कि हम इंसानियत को तरजीह देते हैं, हम धर्मवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद में नहीं।
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर आगामी 25 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। वे 25 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे, फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी जाएंगे और इसके बाद 26 अक्टूबर को हरिद्वार के गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाली हैं। तो 2 दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसे लेकर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं और को बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 26 तारीख को माँ गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधन करने के लिए वो आ रहे हैं। 2 घंटे के लिए रहेगा। वो 11 बजे से लेके 1 की समाप्ति हो जाएगी उसकी, और उसमें आपको संगठन का जो भी हमने काम करा है उसकी समीक्षा भी करेंगे और उनको पता भी लग जाएगा और प्रदेश को भी पता लग जाएगा, सारे मीडिया बंधुओं को 3 महीने में जो संगठन नए सिरे से बनाया है, कितना बनाया है, उसकी समीक्षा भी होगी। और पूरे जोर शोर से हम इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कोई भी हो, नगर पंचायत हो, सब इलेक्शनें अब लड़ेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर धन सिंह रावत के आवास पर घेराव करने पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें यमुना कॉलोनी के गेट पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बस में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया है। वहीं एनएसयूआई का ये कहना है कि वो लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और उकसा। मेरा नाम विनीत प्रसाद भट्ट है, मैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु रावत जी के नेतृत्व में देहरादून के छात्रों ने, एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र चुनाव कराए जाए। किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने रुड़की तहसील पहुंचकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है। आपको ये भी बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को आरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना था, पर आरटीओ कार्यालय सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया और इसके बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को तहसील पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है। और इससे बीच पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तहसील पहुंचने वाले किसानों को रोकना चाहा, पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। और इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किसानों से ज्ञापन लिया है। वहीं किसान नेताओं का यह भी कहना है कि 6 अगस्त को धरना प्रदर्शन के बाद उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया था, जिसे लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार उनके मुकदमे वापस लेकर आरटीओ को निलंबित कर उनकी संपत्ति की जांच नहीं करती, तब तक समय समय पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यहाँ पर एक तहसील में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। मामला ये है कि 6 अगस्त में हमारे लोग एआरटी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हुआ, जिसमें माइक में खुद आके मैडम ने किसानों के बीच कहा कि भाई धरना शांतिपूर्वक समा गया है और जल्दी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन वो तोमर यूनियन का जो धरना था वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ था, जिसके चलते वहाँ के जो अधिकारी हैं, मैडम है, कुलवंत सिंह है, अनिल नेगी हैं, उन्हें वो भाया नहीं भाई कहने लगा आज इन्होंने धरना करा, कल और करेगा और तुम्हारी जो काली कमाई है उसमें रोक लगी। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके चलते हमारे किसान भाई 5 लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हुंकार भर ली है और आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हरिद्वार के शासन प्रशासन ने हमसे वादा किया है कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्द समाधान होगा। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती तो फिर से आरटीओ ऑफिस पे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टीम है एक झोपड़ी डाल के पड़ेंगे और जब तक मैडम निलंबित ना हो जाए, उनकी संपत्ति की जांच ना हो जाए और जो किसानों पे फर्जी मुकदमे खत्म न हो जाए, लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहे। रुड़की क्षेत्र की जनता को शुरू से ही बहुत परेशानियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एआरटीओ ऑफिस रुड़की भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। इसके खिलाफ हम पूर्व भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस प्रदेश की सरकार और यहाँ का प्रशासन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और जो इसका विरोध या इनके खिलाफ धरना देते हैं उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं। इस मुकदमे कायम
करने के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और ARTO दफ्तर का भ्रष्टाचार खत्म करने की। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेले में गढ़वाली रामलीला ने रंग जमाया है। कलाकारों के बेहतर अभिनय को दर्शकों ने जमकर सराहा। श्रवण लीला और वनगमन के दृश्य से जहां माहौल भावुक हुआ, वहीं धनुष यज्ञ और सूर्पनखा लीला के दृश्य ने हंसाया। रामलीला श्रवण लीला से शुरू हुई और इसके बाद सीता स्वयंवर, वनगमन, भरत मिलाप, सीता की खोज और अंगद रावण संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। रावण वध के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राम का अभिनय आयुष रावत ने निभाया है, जबकि आलोक सुंदरियाल लक्ष्मण बने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बिम्स्टेक देशों के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। कार्यक्रम में जिले की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारियां भी दी गई। प्रशिक्षु अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया और इसके साथ ही प्रशासनिक योजनाओं की धरातलीय क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए उन्हें जिला मुख्यालय और तहसील रुड़की की व्यवस्थाओं का भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम में एडीएम पीएल शाह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, सीओ जूही मंडराल सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बीएसएनएल की मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं से सल्ट क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान है। सल्ट विकासखंड के झिमार, बिरलगांव, झिमार समेत अन्य गांव के लोग नेटवर्क की परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण संजय सत्यवली ने बताया कि झिमार, बिरलगांव, मसड़ियाबाज, बीताकोटा में नेटवर्क की बड़ी परेशानियां हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झिमार में एकमात्र बीएसएनएल का टावर है जो हर 15 दिन में खराब हो जाता है। हफ्ता 10 दिन टावर खराब रहता है। बीते 5-6 दिनों से बीएसएनएल के नेटवर्क समस्या से लोगों के हाल बदहाल है। स्थानीय ग्रामीण को नेटवर्क की बड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि आश्वासन देकर अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। बीएसएनएल एसडीओ नवप्रभात गुप्ता का ये कहना है कि बीते दिनों पहले बिजली आपूर्ति बाधित के कारण 2 दिन तक सेवाएं ठप रही, लेकिन बीएसएनएल संचार सेवाएं लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी हम हैं ग्राम झिमार और झिमार की मार्केट है। यहाँ पे दाएं हाथ में अपना बिरलगांव ग्राम पंचायत पड़ती है और बाएं हाथ में अपना झिमार से लेके भीताकोट, गुलार और ये सारा ग्राम पंचायत पड़ती है। यहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और टावर है यहाँ पे एक ही, वो है बीएसएनएल का, जो कि हर 15 दिन में ख़राब पड़ जाता है और हफ्ता 10 दिन ऐसे ख़राब पड़ा रहता है। अभी पिछले 5-6 दिनों से यही हालत है। बीच में भी, इससे पहले भी यही हालत थी और लोगों को नेटवर्किंग की बहुत समस्या होती है। एक तो मोबाइल में रिचार्ज कराओ पूरा महीने का और उसको 10 दिन भी नहीं मिलता, फिर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। और नेटवर्क की इतनी बड़ी समस्या है कि हम ना कॉल कर पा रहे हैं और ना ही नेट तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है। तो मेरा बीएसएनएल के अधिकारियों से आग्रह है कि इस टावर को जल्द से जल्द ठीक करा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया और इसके बाद हर की पौड़ी क्षेत्र का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे। हरिद्वार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बताया गया कि ये ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उस समय सड़कें, पुल ज्यादा नहीं हुआ करती थी और इसलिए अंग्रेजी अफसर इस ट्रैक का जाने में इस्तेमाल करते थे। सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहां से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहां डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसके सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी, जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने, वहां तक के लिए ये ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपनी इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। तो किस तरह आवागमन रहता था? कितना लंबा ये ट्रैक है? ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है
और जैसे रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा ट्रॉली लेकर के चेकिंग करते हैं, ऐसे ही वो ट्रॉली चलती थी। अंग्रेज अफसर बेंच पे बैठ जाते थे, पीछे से 2 आदमी उसको ट्रॉली को, ऐसा हमने सुना है। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा नहर बन रही थी, कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। उसलिए वो अपने डामकोटी ऑफिस से ले जाकर वहां तक ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया था, क्योंकि पहले बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। उन दिक्कतों के कारण ही सामान, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी बड़ा प्रभावमान था, कोई किसी भी प्रकार की कोई लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, हैवी मटेरियल होता था। उन सब की सुविधाओं को देखते हुए ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया गया था। और जो जब भी गंगा क्लोजर होता है तो लोगों के, क्योंकि हर वर्ष नए लोग आ जाते हैं, नए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है कि क्या यहाँ पर रेल लाइन चलती थी, क्या यहीं से यात्रा निकलती थी या यहीं से आगे की ओर, जबकि ये कुछ ही मीटर के एरिया में रेलवे ट्रैक है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां कोतवाली पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंजीत ओसवाल और प्रदीप पटवाल के नाम के युवतियों ने उनके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से डरने का भी प्रयास। तो अनुज कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। मंजीत ओसवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने मुझसे मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है। और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही पे काफी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, के तहत भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मेरे जो भी प्रकरण हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए ढंग से। मुकदमा दर्ज कराया है, इसमें 4 धाराएं लगाई उन्होंने, 115, 116 और 351 और 352। क्या कुछ लड़ रहा होगा? ये बोला है कि तुमने मेरी फैमिली के लिए कुछ गलत बोला है और बोला है कि 2.5 लाख रुपए तुमने मेरे भाई के चुनाव के लिए लगाए हैं, जो कि मेरे को इस प्रकरण में कोई भी जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये लोगों से ये बोल रहा है कि ये घटना जो होनी थी कुछ बड़ा, जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी कि पहले से ही प्लान था इनका कि मारना है। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो है जो स्थानीय व्यक्ति थे हमारे, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी ऐसे ये जो मामला है टेका रोड पौड़ी का है, तो उस जो पीड़ित हैं अरुण चतुर्वेदी, उनके द्वारा जो है FIR कराई गई है। प्रेमनगर टी एस्टेट में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 315 बोर देसी तमंचा बरामद किया। सूचना मिलने के बाद SSP और SP सिटी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस द्वारा घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही घटना के बाद जिले भर के सभी आउटपोस्ट पर सघन चेकिंग की जा रही है और जनपद की सीमाएं सील भी कर दी गई हैं।